अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी डॉक्टर अवैस अहमद। इससे पहले आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा है और ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों ने ईपीसी में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा। आज थोड़ा डिटेल में जाते हैं और इसके कौन से स्टेप्स है, प्रिपरेटिव स्टेप कौन सा है, एनर्जी जनरेटिंग फेज कौन से है और इनमें एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है, फिर एंजाइम्स को कैसे याद रखना है और इनके स्टेप्स को कैसे याद रखना है, इनका निमोनिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का वर्ड असल में ग्रीक वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का। ग्लाइकस मींस स्वीट और शुगर, ग्लाइकस मींस स्वीट और शुगर एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। इट मींस कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर यानी स्वीट की स्प्लिटिंग होगी। अब थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हमारे साथ शुगर यानी ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। असल डेफिनेशन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक 6 कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज स्प्लिट अप हो जाए 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल में। किस चीज में? 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल में। और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा है? पायरुवेट वाला। वो प्रोसेस जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज का स्प्लिट अप हो जाए 2-3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे साथ जो प्री एनर्जी रिलीज हो गई वो स्टोर होती है दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर होती है और एनएडीएच के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट पायरुवेट, ये आगे भी हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं इनएरोबिकली। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट यानी पायरुवेट को हम आगे भी ले जा सकते हैं इनएरोबिकली, इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं लैक्टेट तक। तो पायरुवेट को हमने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? लैक्टेट में। इट मींस कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये स्प्लिटिंग कर सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये काम कर सकता है। ये एक यूनिक पाथवे है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में काम कर सकता है। तो इसी वजह से हम इस पाथवे को कहते हैं एम्डेन मायर होप पाथवे। एम्डेन मायर होप पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? एम्डेन मायर होप पाथवे। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में काम कर सकता है। ग्लाइकोलाइसिस वो पाथवे है जो सेल यूज करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल भी इसको यूज करते हैं और यूकैरियोटिक सेल भी इसको यूज करते हैं, यानी इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेजर पाथवे है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर एवरी सेल। याद रखिए कि यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोसोल में होता है। यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ये तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे साथ कौन-कौन से रिएक्शंस होते हैं। इसके मेनली 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 को हम फर्स्ट फेज यानी एनर्जी रिक्वायरिंग फेज भी कह सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरिंग फेज, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान आपको एनर्जी की जरूरत होती है और इसको हम प्रिपरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रिपरेटिव फेज भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट फेज को हम एनर्जी रिक्वायरिंग भी फेज भी कहते हैं और प्रिपरेटिव फेज भी कहते हैं। अब प्रिपरेटिव फेज में हमारे साथ कितने रिएक्शन होते हैं? याद रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एंजाइम्स जो इन्वॉल्व है वो 10 एंजाइम्स है और ग्लाइकोलाइसिस के टोटल जो स्टेप्स है वो भी 10 स्टेप्स है यानी 10 रिएक्शंस है। अब 10 एंजाइम्स हमारे साथ इन्वॉल्व है तो 5 जो स्टेप्स है वो प्रिपरेटिव फेज में आएंगे और 5 जो स्टेप्स है वो एनर्जी जनरेटिंग फेज में आएंगे। अब ये डिस्कस करते हैं कि एनर्जी रिक्वायरिंग फेज यानी प्रिपरेटिव फेज में हमारे साथ कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं। एक ही याद रखिए कि इसमें हमारे साथ टोटल जो स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स है। एक से लेकर कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स हमारे साथ कौन से फेज में है? एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में। एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में हम क्या कर देते हैं? एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में हम ग्लूकोज के फॉस्फेट और फ्रक्टोज के फॉस्फेट को तैयार कर देते हैं बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। क्या करते हैं हम? ग्लूकोज के फॉस्फेट को तैयार कर देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज के फॉस्फेट को तैयार करते हैं। लेकिन इस तैयारी के लिए हम 2 मोल्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करेंगे ताकि हम क्या तैयार करें? ग्लूकोज के फॉस्फेट को तैयार करें और साथ फ्रक्टोज के फॉस्फेट को तैयार करें। इट मींस कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए अगर आप ग्लूकोज फॉस्फेट और फ्रक्टोज फॉस्फेट बनाएंगे तो उसके लिए टोटल जो एटीपी रिक्वायर है वो कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ एटीपी आपके लिए रिक्वायर है। अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि रिएक्शन कौन-कौन से होते हैं फर्स्ट फेज में। सो पहले स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लाना है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लाने के लिए हमारे साथ एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का होना जरूरी है। इससे पहले हमने पढ़ा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जरूरी है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर सबसे पहले लाए। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या किया? सेल के अंदर एंटर कर दिया। अब सेल के अंदर एंट्री के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि जैसा ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाए तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ हमने एक अटैचमेंट करना है। हमने अटैचमेंट किस चीज का करना है? फास्फेट को इसके साथ अटैच करना है। फास्फेट को हम क्यों अटैच करते हैं? ताकि ये वापस सेल के आउट ना जाए।
सेल के अंदर इसको ट्रैप करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके साथ फास्फेट को अटैच कर देते हैं। तो ग्लूकोज के साथ हम फास्फेट को अटैच कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किस चीज में हमने कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के साथ हमने फास्फेट को अटैच किया और इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट। और ये फास्फेट हमारे साथ कहाँ से आ गए, ये फास्फेट आ गए एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी मॉलिक्यूल से क्या गया, हमारे साथ फास्फेट आ गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब इस स्टेप को किस एंजाइम ने, ये स्टेप किस एंजाइम के तहत होता है, जिस एंजाइम ने ये स्टेप कर दिया वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। वो एंजाइम हमारे साथ कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। याद रखिए कि हेक्सोकाइनेज को अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की जरूरत होती है। हेक्सोकाइनेज को अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की जरूरत होती है। और ये याद रखिए कि इस फेज में हमारे साथ एनर्जी रिलीज होती है, फ्री एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। फ्री एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। इसी वजह से ये फर्स्ट स्टेप जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, ये स्टेप हमारे साथ है इरिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि फिर तो हम वापस तो एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, वो तो लॉस हो गई फ्री एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी वजह से ये प्रोसेस हमारे साथ क्या है, ये इरिवर्सिबल फेज है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के साथ हमने एटीपी के जरिए से ग्लूकोज 6 फास्फेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम क्या है, एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। याद रखिए कि हेक्सोकाइनेज के लिए जो चीज रिक्वायर है वो है मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, इसके नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। ये स्टेप कौन सा स्टेप है, ये स्टेप हमारे साथ इरिवर्सिबल स्टेप है। इरिवर्सिबल स्टेप मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये तो हो गया फर्स्ट फेज। अब आते हैं सेकंड फेज की तरफ कि सेकंड फेज में हमारे साथ क्या होता है। सेकंड फेज से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज के साथ हमने फास्फेट को अटैच कर दिया। अब इसके क्या क्या फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि ये फ्री ग्लूकोज सेल के बाहर जा सकता है, लेकिन जैसे ही हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं जा सकता। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है ग्लूकोज 6 फास्फेट के लिए। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा ये है कि फास्फोराइलेशन इस शुगर को, ग्लूकोज के शुगर को एनियानिक बना देता है। क्या, एनियानिक, इसको एनाइन बना देता है, नेगेटिव चार्ज इस पे डाल देता है। और नेगेटिव चार्ज इस पे होने की वजह से ग्लूकोज 6 फास्फेट लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा फायदा ग्लूकोज फास्फेट का क्या है, एक तो ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल। सेकंड ये है कि इसको एनियानिक बना दिया और एनाइन भी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। तीसरा फायदा ये है कि ये फास्फेट इस शुगर को एक्टिवेट कर देते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं फर्दर प्रोसेसेस के लिए। ये तो हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 1 के बाद आते हैं स्टेप 2 में हमारे साथ क्या होता है। स्टेप 2 में ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। याद रखिए कि ग्लूकोज हमारे साथ क्या है, ये एक अल्डोज है। ग्लूकोज क्या है, अल्डोज। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज हमारे साथ है एक कीटोज। इट मींस कि इस स्टेप में अल्डोज कन्वर्ट हो गया किस चीज में, कीटोज में। अल्डोज कन्वर्ट हो रहा है कीटोज में। वो प्रोसेस जिसमें अल्डोज कन्वर्ट हो जाए कीटोज में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो क्या हो गया, आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो गया। और आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है उस एंजाइम को हम कहते हैं आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज। आइसोमरेज। याद रखिए कि आइसोमरेज एंजाइम ने क्या कर दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब अगर हम देखें तो ये हमारे साथ हेक्सोज है, ये भी हेक्सोज है। हेक्सोज मींस कि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो हमने किस चीज की आइसोमराइजेशन की, हेक्सोज की। और हेक्सोज के साथ क्या अटैच है, फास्फेट भी अटैच है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने फास्फोहेक्सोज की आइसोमराइजेशन की। किस चीज की, फास्फोहेक्सोज की आइसोमराइजेशन की। तो जो एंजाइम ये प्रोसेस करते हैं इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज ने क्या कर दिया, इसके अल्डोज फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया कीटोज फॉर्म में, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और याद रखिए कि सेकंड प्रोसेस ये हमारे साथ प्रीली रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब फ्रक्टोज 6 फास्फेट वापस ग्लूकोज 6 फास्फेट में जा सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमारे साथ क्या होता है। तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ हम एक दूसरा फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच करते हैं। क्या करते थे, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक दूसरा फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच करते हैं। और ये फास्फेट मॉलिक्यूल कहां से आएगा, एटीपी मॉलिक्यूल से। एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो गया, दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो गया। तो क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का क्या मतलब, इट मींस कि फ्रक्टोज के ये फ्रक्टोज हो गया फॉर एग्जांपल, इसके 1 नंबर कार्बन पे और इसके 6 नंबर कार्बन पे हमारे साथ क्या अटैच है, फास्फेट अटैच है। 1 नंबर कार्बन पे और 6 नंबर फास्फेट पे हमारे साथ क्या अटैच है, इसके 1 नंबर कार्बन पे और इसके 6 नंबर कार्बन पे हमारे साथ फास्फेट अटैच है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट हम इसको इसलिए कहते हैं।
यहाँ पे बिस का मतलब क्या है? बिस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फॉस्फेट अटैच है वो दोनों सेपरेट पॉइंट्स पे अटैच है, वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, दोनों सेपरेट कार्बन पे अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 नंबर कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं बिस फॉस्फेट। डाई फॉस्फेट हम उस कंडीशन में कहते हैं जहाँ पे दो फॉस्फेट एक दूसरे के साथ लिंक हो बाय द इनहाइड्राइड बॉन्ड। एक इनहाइड्राइड बॉन्ड के जरिए से दो फॉस्फेट अगर एक दूसरे के साथ लिंक है, जैसे कि एटीपी में हमारे साथ होता है, तो उसको हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। उसको हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। ये एनहाइड्राइड बॉन्ड के जरिए से दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। और बिसफॉस्फेट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक 1 फॉस्फेट पे अटैच है और एक 6 फॉस्फेट पे, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुदा जुदा है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है, उस एंजाइम को हम कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। कौन सा एंजाइम? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम। याद रखिए कि ये स्टेप भी हमारे साथ क्या है, इररिवर्सिबल स्टेप है। ये स्टेप हमारे साथ क्या है, इररिवर्सिबल स्टेप है। स्टेप 3 भी हमारे साथ क्या है, ये एक इररिवर्सिबल स्टेप है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ये एलोस्टेरिक एंजाइम भी है। क्या है? एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक एंजाइम हम इसको इसलिए कहते हैं कि इस पे एक साइट होता है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट के प्रेजेंस की वजह से इस एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। और ये एंजाइम इंड्यूसिबल एंजाइम भी है। इंड्यूसिबल एंजाइम का मतलब ये है कि ये उस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा जिस कंडीशन में इसके लिए इसका सबस्ट्रेट मौजूद होता है। ये हर कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं होता। रिक्वायर्ड कंडीशन में अगर इसका सबस्ट्रेट मौजूद है तो ये एंजाइम उस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। इसको हम इसलिए इंड्यूसिबल एंजाइम कहते हैं। एलोस्टेरिक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट हमारे साथ मौजूद होता है। तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ने क्या कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के। और याद रखिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंजाइम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का। क्या है? रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एमसीक्यूज में आते हैं व्हाट इज द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो आपने क्या लिखना है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 रेगुलेटरी एंजाइम है क्योंकि ये इस सारे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है, इस प्रोसेस को ये कंट्रोल कर देता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। और ये स्टेप जहाँ पे कंट्रोल होता है, स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि आप ग्लाइकोलाइसिस के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इस स्टेप को लिमिट करें, अगर आप इस स्टेप को कंट्रोल करें, इसलिए इसको रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। तो रेट लिमिटिंग स्टेप, रेगुलेटरी एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये तो हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में हमारे साथ क्या होता है। फोर्थ स्टेप में हमारे साथ ये होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2,3 कार्बन कंपाउंड में। 2,3 कार्बन कंपाउंड में एक है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट हो गया दो ट्रायोजेज में और उन दोनों ट्रायोज के साथ फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों हमारे साथ क्या है, ट्रायोजिस है। और जिस एंजाइम ने ये प्रोसेस कर दिया, इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, अल्डोलेज। अल्डोलेज हमारे साथ टिश्यू स्पेसिफिक एंजाइम है। ये मतलब मुख्तलिफ किस्म के पाम्स इसके हमारे साथ मौजूद होते हैं। अल्डोलेज ए जो है ये ज्यादातर टिश्यू में पाया जाता है। अल्डोलेज ए वाला पाम हमारे साथ मोस्टली टिश्यूज में पाया जाता है। ज्यादातर टिश्यू में क्या होता है, अल्डोलेज ए। और जो अल्डोलेज बी पाम है, अल्डोलेज बी पाम ऑफ द अल्डोलेज एंजाइम, वो लीवर और किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पे, लीवर में मौजूद होता है और किडनी में ये मौजूद होता है। तो अल्डोलेज ने क्या कर दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। अब ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट को अगर देखें तो ये हमारे साथ क्या है, अल्डोस है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को अगर देखें तो ये क्या है, ये हमारे साथ कीटोस है। ये कीटोन है और ये क्या है, अल्डिहाइड है। तो अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इस कीटोन को हम कन्वर्ट कर देते हैं अल्डिहाइड फॉर्म में, जो है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है और वो एंजाइम क्या है, आइसोमरेज है। आइसोमरेज, आइसोमरेज। यहाँ पे अगर हम देख ले तो क्या है, ट्रायोस है। तो इट मीन्स कि एक ट्रायोज वाला आइसोमरेज है। और अगर ट्रायोस को हम देखें तो ट्रायोस के साथ फास्फेट भी अटैच है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ फास्फेट भी अटैच है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि फास्फोट्रायोस आइसोमरेज ने क्या कर दिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में। एज द रिजल्ट अगर हम देखें तो एट द एंड हमारे साथ 2 ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे साथ एज रिजल्ट आ गए। कितने ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, 2 ग्लिसरल अल्डिहाइड
फास्फेट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग के रिजल्ट में हमारे साथ कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट आ गए, ये नंबर याद रखना, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे साथ आ गए। अब ये तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स डिटेल में। अब ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को किस तरह याद करना है, इसके लिए सिंपल निमोनिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं इसके जो कंपाउंड है, इसको याद रखते हैं, मॉलिक्यूल्स को याद रखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि गुड फॉर ग्लूकोज, गर्ल्स, गुड गर्ल्स, गर्ल फॉर ग्लूकोज 6 फास्फेट, गुड गर्ल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, गुड गर्ल फ्रेंड्स। अब है फ्रक्टोज 16 बिस फास्फेट, तो इसके लिए फिल से याद रखिए, गुड गर्ल फ्रेंड्स फिल। यहाँ पे अगर देखिए ग्लिसरॉल अल्डिहाइड है, जी से स्टार्ट होता है, ग्लास, ग्लास रिप्रेजेंट व्हाट, ग्लिसरॉल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेली लिख ले रहे थे। तो क्या हो गया, गुड गर्ल फ्रेंड्स फिल ग्लास डेली, इसे याद रखिए, गुड गर्ल फ्रेंड्स फिल ग्लास डेली। गुड फॉर ग्लूकोज, फ्रेंड्स फॉर फ्रक्टोज, फिल फॉर फ्रक्टोज 16 बिस फास्फेट, ग्लास फॉर ग्लिसरॉल अल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डेली फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये तो हो गए मॉलिक्यूल को आपने इस तरह याद रखना है, गुड गर्ल फ्रेंड्स फिल ग्लास डेली। अब एंजाइम को कैसे याद रखना है, मॉलिक्यूल को याद करना तो इजी होता है, एंजाइम को किस तरह याद रखना है। एंजाइम को याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल निमोनिक बता देता हूँ, और वो ये है कि हारिस पेंट्स, हारिस पेंट्स पिक्चर्स, हारिस पेंट्स पिक्चर्स along the training ground, along the training along the training ground। एंजाइम को याद करने के लिए क्या निमोनिक है, हारिस पेंट्स पिक्चर्स along the training grounds। हारिस रिप्रेजेंट व्हाट, हेक्सोकाइनेज, पेंट्स फास्फोहेक्सोस आइसोमरेज, पिक्चर्स फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, along aldolase, और द ट्रेनिंग को अगर यहाँ पे आप देख ले तो यह ट्रायोस आइसोमरेज, तो फास्फोट्रायोस आइसोमरेज को आपने याद रखना है द ट्रेनिंग के साथ, और ग्राउंड निमोनिक्स को पूरा करने के लिए। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, एनर्जी रिक्वायरिंग पेज या एनर्जी जनरेटिंग पेज, निमोनिक्स भी हो गया। अब इसके बाद जाते हैं सेकंड पेज पे।